हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस चैनल ट्रैवल विद वी में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारी केदारनाथ की यात्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। तो अगले दिन सुबह जो है हम केदारनाथ के ट्रैक से उतर गए थे और निकल चुके थे बद्रीनाथ की तरफ। हमारा प्लान था कि हम सेम डे में आधे ज़्यादा रास्ता कवर कर लेंगे, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। तो केदारनाथ से थोड़ी दूर पे एक जगह है जिसका नाम पाटा है, वहाँ पे पत्थर गिर गया था, जिसके कारण हमें सोनप्रयाग से 5 मिनट की दूरी पे रामनगर है वहीं पे स्टे करना पड़ा होटल में। हालांकि हमें इस बारे में पहले पता नहीं था, नहीं तो हम सोनप्रयाग में ही स्टे कर लेते, क्योंकि सोनप्रयाग में जैसा कि मैंने आपको केदारनाथ के ब्लॉग में भी बताया है कि बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ट्रैक से उतरने में लेट हो जाता है केदारनाथ में, या फिर आपका प्लान है वहाँ रुकने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सोनप्रयाग में ही रुक जाए, क्योंकि वहाँ पे होटल्स के रेंजेस बहुत सारे अवेलेबल है, अलग अलग रेंजेस के होटल वहाँ पे है। इसीलिए आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जहाँ पे हम रुके थे रामनगर में, वहाँ का भी होटल सही था, बट यहाँ पे मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है खाने पीने के उतने वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने दूसरे जगह से खाना ऑर्डर किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम बगल के होटल से लेके आए थे। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे, बट हमारा जो ड्राइवर है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसका यहाँ पे कुछ करेक्शन था, जिसके कारण उसने हमें यहाँ पे स्टे करवाया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं पे भी रुकते हैं तो अपने पर्सनल प्रेफरेंस से ही रुकें, क्योंकि इन लोगों के कनेक्शंस होते हैं तो ये किसी भी होटल में आपको स्टे करवा देते हैं। हमारा पहला टाइम था, इसलिए हमें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को इस बारे में पता रहे। और यहाँ पे हमने रात का मील लिया था, जो कि आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा मील था और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी था। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें खाने पीने की जो है, जैसे कि लोग कहते हैं, बहुत सारे ब्लॉग से मैंने सुना है कि खाना नहीं मिलता या ऐसा कुछ, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है खाने पीने की वैरायटीज़ अच्छी खासी मिल जाती है, मगर आप जब हाइट पे जाएंगे, जैसे कि केदारनाथ एकदम टॉप पे, तो वहाँ पे आपको उतनी वैरायटीज़ नहीं मिलेगी। जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है केदारनाथ का ब्लॉग, तो उसे चेकआउट ज़रूर करें। मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। वहाँ पे हमें बहुत ही नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी और आलू जीरे की सब्ज़ी मिली थी, लेकिन यहाँ नीचे जैसे आप आ जाएंगे तो आपको अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, रेंज थोड़ा वेरी करता है कॉस्ट रेंज में, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और अभी जो है अगले दिन हम नहा वहा के निकल चुके थे बद्रीनाथ की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, इसलिए पूरा रोड ब्लॉक था, जिसके कारण हमें यहाँ पे 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। बट जो है अब यहाँ का एक्सपीरियंस तो ऐसा ही होता है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और साथ ही साथ विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप दिन के टाइम पे यहाँ पे सफ़र करें। और अभी जो है रास्ता क्लियर हो चुका था, तो हम आगे निकल चुके थे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, हालांकि ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मगर जहाँ कहीं से भी आप खाना ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे थाली लेने से अच्छा अगर आप बल्क में लेंगे सामान, तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सब्जी अलग से ले लिया, रोटी पीसेस में ले लिया, तो उससे आपको जो है फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग बड़ी फैमिली गए थे, तो हम लोगों ने वैसा ही किया था। वैसे तो ये आपका मतलब पर्सनल चॉइस है, बट ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसे करने से आपको कुछ तो पैसे की बचत हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड की कंडीशनिंग क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है रोड बना रहे या कार्य चलता रहता है, मगर नेचर से तो कोई जीत नहीं सकता। अभी यहाँ पे बारिश हुई है और रोड की कंडीशनिंग आप देख सकते हैं। ये बस एक गाड़ी का रोड है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे 2 गाड़ियाँ पास होती है, जब कभी यहाँ पे एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए उसके लिए भी, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए, आप सामने जेसीबी देख सकते हैं, जेसीबी लगी हुई है। यहाँ पे हर वक्त बचाव कार्य चलता रहता है। और रोड तो पूरे उत्तराखंड की ही ख़राब है, लैंडस्लाइड के कारण, बट मुझे ऐसा लगा कि जो बद्रीनाथ का रोड है, जो केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर जाते हैं, वो रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, और वो आपको आगे जो है व्लॉग में दिखाई भी देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और जैब लगा था, वहाँ पे भी अब फिर से रुके हुए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे जैब लगते रहते हैं, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं, उनको हटाया जाता है जेसीबी से। तो यहाँ पे ऐसा ही जो है चलता रहता है। यहाँ पत्थरों को देख सकते हैं कितनी बल्क क्वांटिटी में ये गिरे हुए हैं, और यहाँ पे जो है जाले लगाए जाते हैं पहाड़ों पे ताकि पत्थर ना गिरे, मगर फिर भी यहाँ पे जो है ये चीज़ होती रहती है। अब यह देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये कुछ ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पत्थर गिरी हुई है।
अभी जस्ट ये बड़ी वाली पत्थर जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, यही गिरी थी जिसको साइड किया गया है। और यहाँ पे जो है ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मतलब कोई नया जो चाहे कि हम यहाँ पे ड्राइव कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको चाहिए यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको केदारनाथ वाले ब्लॉग में बताया था कि हमें जो है चुन्नी बैठ होते हुए जाना पड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। वहाँ के रास्ते भी आपको दिखाए थे, मगर आते वक्त जो है जो ब्रिज जिसके कारण हमें चुन्नी बैठ घूमना पड़ा था, वो ब्रिज रिपेयर हो गया था। तो हम आते वक्त उसी ब्रिज से आए थे। तो उस ब्रिज से आने में जो है क्रॉस करने में 5 मिनट्स लगते हैं, मगर चुन्नी बैठ से होते हुए 45 मिनट्स का टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता भी है। एक ये भी रीज़न है कि वहाँ पे ब्रिज बना दिया गया है, इसलिए कोई भी चुन्नी बैठ का जो रोड है उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मगर ये भी एक जो है नेगेटिव पॉइंट है कि मतलब सरकार को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। खैर वो तो अलग बात है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी जाएँ तो एक बार पता ज़रूर कर लें कि वो जो पुल है वो रिपेयर्ड हो रहा है या रिपेयरिंग में है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है पहुंचने में, जिसके कारण हमें एक डे डिले भी हो गया था, क्योंकि हम टाइम से वहाँ नहीं पहुंच पाए थे। नहीं तो हम चढ़ाई उसी दिन से शुरू करने वाले थे, मगर चुन्नी बैठ के कारण हमें एक दिन वहाँ पर रुकना पड़ा और अगले दिन से हमने चढ़ाई शुरू की थी। और यहाँ पे जो हमारी गाड़ी रुकी थी, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा वॉश किया गया था, और यहाँ पे हम मज़े कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दादी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था पानी वानी फेंक के, और यहाँ पे मैंने सिर वगैरह धोए थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए हमने जो है सिर विर धोए, पैर हाथ धोए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था। गाड़ी की भी धुलाई हो गई और हमारी भी, और हमने उसके बाद वापस से यहाँ से सफ़र शुरू किया था। तब तक आप इस नज़ारों का मज़ा लीजिए। ये जो पानी आप देख पा रहे हैं, ये पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, और इसे आप इवन ये इतना साफ़ है कि आप इसे पी सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी लोग मैंने देखा, साइड में बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे बाइक वगैरह से, जो वहाँ के लोकल लोग थे, या फिर बहुत ज़्यादा लोग जो दूर से बाइकिंग करके आते हैं वो भी यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा जगह है कैंपिंग करने का, और साथ में पानी का वाटर सोर्स भी है, इसीलिए लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। हम जब यहाँ पे रुके थे तो बहुत सारे लोग साइड में बैठ के कैंपिंग कर रहे थे। तो इन फ्यूचर अगर हमें मौका मिले तो हम भी ये ज़रूर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये फ़र्स्ट टाइम था, तो हम कार से आए थे, तो हमने बस ऐसे ही देखा, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और एक अच्छा सोर्स है यहाँ पे वाटर का। और आप नज़ारे देख सकते हैं, कितने ज़्यादा सुहावने नज़ारे हैं, जो कि मतलब उत्तराखंड की खासियत है। लाइक यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, फिर भी ऐसा फील नहीं होता है। नज़ारों को देखते हुए टाइम आराम से निकल जाता है। और निकलते टाइम हम जो है जस्ट चाय पी के निकले थे, इसीलिए हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी थी ताकि हम थोड़ा खाना पीना खा लें। और यहाँ पे हमने लाइट मील लिया था समोसा छोले का। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब इन रास्तों में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप भी लाइट मील लें, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बहुत घुमावदार हैं, जिससे उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग से बताया है कि मेरे जो दादा दादी थे, दादी, उस सबको ये प्रॉब्लम्स आई थी, इवन हमें भी आई थी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे लाइट मील ही लें। रात के टाइम पे आप चाहे तो अच्छा खासा कंज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि हम रात के टाइम पे ही ज़्यादा खाते थे और दिन के टाइम पे थोड़ा बहुत खाते हुए चलते रहते थे। और यहाँ पे समोसा छोला और चाय पीने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले थे और तैयार थे अपनी आगे की जर्नी के लिए। और अभी यहाँ से हम बढ़ चुके थे आगे की तरफ, और रास्ते में देवप्रयाग भी आने वाला था, तो उसके भी नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का एक मिलन है, जो कि वहाँ पे साफ दिखाई देता है। उस मिलन को सास बहू का मिलन भी कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो पानी है वो खारा है और दूसरा पानी जो है वो आपको लाइट ग्रीन टाइप का नज़र आएगा। हालांकि कैप्चर करने में लाइक आप आंख से तो आपको क्लियर नज़र आता है, बट कैमरे में थोड़ा बहुत ही नज़र आ पाएगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको डिफरेंस साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैंने DSLR से लेने की कोशिश की है, और ये जो है यहाँ पे हमने खड़े होके ये दृश्य देखा, यहाँ का लुत्फ़ उठाया। और जाते वक्त आप ज़रूर यहाँ पे देखें, क्योंकि इसी रास्ते से होते हुए जाता है और इस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है।
और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद हम फिर निकल चुके थे अपनी आगे की सफ़र की ओर, क्योंकि अभी हमें बहुत ही ज़्यादा सफ़र तय करना था और रास्ते तो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम जो है बद्रीनाथ पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और रात के टाइम पे यहाँ सफ़र करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, हर एक जगह पे लैंडस्लाइड का बोर्ड लगा हुआ है। और यह सामने आप देख सकते हैं, ये एक टनल है, इस टनल को क्रॉस करेंगे हम। ऐसा सुनने में आया था कि पिछली बार भारी पत्थर गिरने के कारण ये जो टनल है ये ब्लॉक हो गया था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि इस बार ये टनल खुला हुआ था और किसी भी प्रकार के हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। ये टनल जो है बहुत ही लंबा टनल है और ये दूसरी ओर से ब्लॉक हो गया था पत्थर गिरने के कारण, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी लोगों को फेस करनी पड़ी थी। इस टनल में पत्थर गिरने के कारण ही ये जो बद्रीनाथ की यात्रा है वो पिछले साल स्थगित कर दी गई थी और काफ़ी दिन तक यात्रा बंद रही थी जब तक ये टनल बंद था। तो ये टनल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो आप केदारनाथ से जाएंगे तो जोशीमठ जब आप पहुंचने वाले होंगे उससे पहले ये टनल आता है और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टनल है। इसीलिए इसके ब्लॉकेज का मतलब हुआ कि बद्रीनाथ का जो द्वार है वो आपके लिए बंद हो जाएगा। और रास्ते आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे कच्चे रास्ते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमें तो देख के यहाँ पे डर लग रहा था, बट होपफुली कुछ भी ऐसा हुआ नहीं और हम अच्छे से जो है इन रास्तों को क्रॉस करते हुए निकल गए। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जो रास्ते हैं वो भी ढह जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब कभी ऑपोजिट की तरफ से कोई बस या ट्रक या कार आ जाती है तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जस्ट एक गाड़ी का रास्ता है और यहाँ पे जब ऐसे हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। जोशीमठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपने पिछली बार न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जोशीमठ में दरार आ गया है, तो ये बात सच है। और जोशीमठ में श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है जो कि मैं आपको आगे इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। और ऐसा कहा जाता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ इन फ्यूचर उनकी यात्राएं बंद हो जाएंगी, रास्ते क्लोज़ हो जाएंगे, वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे, तो बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है या फिर जो पूजा आप कह सकते हैं वो यहीं पे नरसिंह भगवान के मंदिर में ही की जाएगी। और यहाँ पे जो है अंदर में हालांकि हमें फ़ोटो तो नहीं लेने दिया गया, पर यहाँ पे बद्रीनाथ जी की एक प्रतिमा है जिसको कहा जाता है कि इसका आकार जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मीन्स मैजिकल चीज़ है और वहाँ पे हमें बताया गया और दिखाया भी गया इसके प्रूफ्स, जो कि आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप फील भी इस चीज़ को कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सुहावना दृश्य था। जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं 6 महीने के लिए, उस टाइम पे जो बद्रीनाथ जी की पूजा होती है वो नरसिंह भगवान के मंदिर में ही की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बद्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, तो 6 महीने कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी वहीं पर आके रहते हैं और वहीं पर उनकी पूजा आराधना की जाती है। और यहाँ हम नरसिंह टेम्पल पहुँच चुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर टेम्पल केदारनाथ के मॉडल में ही बने हुए हैं और श्री बूढ़ा केदार, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वो भी और ये भी। और ये आप नींबू के पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा सुहावना था। यहाँ पे जिस टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम पे राम जी का जो कथा वाचन है वो चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो मेन मंदिर है उसमें नरसिंह भगवान है और श्री बद्रीनाथ जी है, उसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे काली माँ, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खाली रहता है, आप आराम से दर्शन कर पाएंगे, कोई भी ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और दृश्य तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी बहुत सारी और उसके बाद हम आगे की तरफ निकले थे। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है, जो है कि रास्ता मोड़ दिया जाता है। लाइक आप कोई शॉर्टकट रास्ता रहता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के कारण लंबे कट से जाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक बात है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है ये श्री वाल्मीकि जी का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे श्री वाल्मीकि जी स्वयं थे और यहाँ पे ऊपर में हम गए थे दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर मैंने आपको जैसा बताया, नीचे भी बहुत सारे आप देख सकते हैं। ये जो आसमानी कलर के आपको ब्लॉक्स टाइप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मंदिर ही है और आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर में भी बहुत सारे मंदिर थे जो कि आप ऊपर जाके देख सकते हैं, मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, नरसिंह भगवान और बद्रीनाथ जी के अलावा।
अलावा, तो आप उन सबको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ का दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा शांति भरा माहौल है और खाली रहता है हमेशा। आप कभी भी जाए दर्शन करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और सुकून मिलेगा। ये जो जितने मंदिर आप देख रहे हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने मंदिर हैं और इनको बने हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। और यहाँ जो है हम पहुँच चुके थे जोशी मठ की ओर, जिसे एक्चुअली जोशी मठ लोग कहते हैं, लेकिन इसका नाम ज्योति मठ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रास्ते कितने ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ से अब हम बद्रीनाथ की ओर, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे एक्चुअली बद्रीनाथ के, क्योंकि जोशी मठ से बद्रीनाथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और अगर आप जोशी मठ पहुँच गए तो आप बद्रीनाथ पहुँच गए। और ये रास्ता आप देखिए कितना ज़्यादा डरावना है और कितना ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी चल रहा था साइड में और हम यहाँ बीच से निकल रहे थे। अब देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ की, मतलब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी है यहाँ के रास्ते में और कैसे यहाँ पे ड्राइव करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हाथ में टाइम लेके ज़रूर निकलें, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सवेरे के टाइम है तभी आप इन रास्तों को विजिबली देख पाएंगे और अच्छे से जो है बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि रात के टाइम पे विजिबिलिटी बहुत गिर जाती है और पहाड़ों पे क्या होता है कि बादल छा जाते हैं जिसके कारण कोहरा हो जाता है, तो उससे आपकी विजिबिलिटी गिर जाती है और उसमें इन ऐसे टाइप के रास्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देर के टाइम पे आप सफ़र करें जिससे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी काम चल रहा था इन रास्तों पे, क्योंकि ये पूरे रास्ते ही गिर गए थे। और मतलब हमें तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, बट यहाँ पे जो है हम आराम से निकल चुके थे और बढ़ रहे थे आगे की ओर। में सीन ऐसा है कि बारिश होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और अगर आप खिड़की बंद करेंगे तो सांस जो होता है, जो हम गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोग बैठते हैं तो उसका जो मतलब CO2 होता है, उससे जो है पूरी गाड़ी के अंदर एक कोहरा टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको मतलब जो हटता नहीं रहता है, जो कि विजिबिलिटी डाउन कर देता है ड्राइविंग के टाइम पे। इसीलिए यहाँ पे जो है खिड़की खोल के रखना पड़ता था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो से बताया और अभी बता रहा हूँ कि AC जो है आप चढ़ाई के टाइम पे ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई के टाइप पे जो है गाड़ी पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। उस टाइप पे AC ऑन करना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और AC ऑन किया भी नहीं जाता है। इसीलिए उस टाइप पे हमारे को मजबूरी थी कि खिड़की खोल के ही रहना पड़ता, मतलब ठंड है फिर भी, नहीं तो वहाँ पे जो विंडोज़ वगैरह जो थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा जैसा बन जाता था, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा गिर जाती थी। तो ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। और अभी आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे बद्रीनाथ के, बट स्टिल अभी आप पहुँचे नहीं थे। तो आप रास्ते देख सकते हैं, इन रास्तों से होते हुए हम गुज़र रहे थे और यहाँ के रास्ते जैसे जैसे बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे थे और भी ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे थे। बट जब हम एकदम क्लोज़ मंदिर के आ गए तब रास्ते थोड़े बहुत ठीक थे, जो कि आगे मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर झरना है, कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का, जो कि मतलब मैंने कैमरे में कैप्चर किया है, बट जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इन नज़ारों के बीच जाएं और यहाँ पे दर्शन करके आएँ। और यहाँ के आप पहाड़ देख सकते हैं, पूरे बाहर से निकले हुए हैं और यही पहाड़ जो है ये लैंडस्लाइड क्रिएट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर का माहौल था कि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती थी। और यहाँ पे कंटिन्यू पानी पहाड़ पे आता रहता है, जिसके कारण जो है उनकी ग्रिप ढीली होती है, जिसके कारण लैंडस्लाइड होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा तो डर लग रहा था, बट फिर भी हम बढ़ रहे थे आगे की ओर भगवान का नाम लेते हुए, और हम आगे निकल रहे थे। और भगवान की कृपा से हमें कुछ हुआ भी नहीं, हम सेफ़ है। बट फिर भी एज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने टाइम का ध्यान रखें और थोड़ा सवेरे निकलें, जिससे सही रहेगा। और अभी आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थे बद्रीनाथ के सामने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लोज़ आ गए थे उस टाइम पे जो है रास्ते ठीक हो गए थे। तो आप देख सकते हैं रास्ते अभी बहुत ज़्यादा सही है। और अभी अब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, जस्ट 2-3 किलोमीटर यहाँ से बद्रीनाथ था और अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और पहुँचने वाले थे जस्ट भगवान के दर पे। और पहाड़ों पे मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि वहाँ पे बादल लगे हुए हैं, यानी कि अभी बारिश होगी। और
अभी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाइपर हमारा कार का चल रहा है और बारिश यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है। ऊपर और भी ज़्यादा बादल लगे हुए हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड होगी और बारिश वहाँ पे और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, बादल टकराते हैं पहाड़ से और बारिश कभी भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मौसम का कोई ठीक नहीं रहता है। अभी एट करेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है और ख़ास करके यहाँ पे जो पहाड़ है जहाँ से हमेशा पानी ऑल द टाइम गिरता रहता है, तो वो तो कंटिन्यू ही यहाँ का फिनोमेना है। बट बारिश जो है वो यहाँ पे कभी भी शुरू हो जाती है, कभी भी ख़त्म। आप देख सकते हैं ये सामने का दृश्य, ये पूरा पहाड़ बादलों के बीच में घुसा हुआ है और आप ये दृश्य देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा सुहावना दृश्य है जो मैंने कैप्चर किया है और आपके लिए, और आप नज़ारे ले इस दृश्य का। ये जो बद्रीनाथ है वहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि केदारनाथ से ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि केदारनाथ में भी हम गए थे बट वहाँ पे एक ठंड थी, लिमिटेड थी, वहाँ पे जो है टेम्परेचर 9 डिग्री हो गया था रात में, बट इट वाज क्वाइट ओके। बट यहाँ पे जो है टेम्परेचर वहाँ से भी कम था और ठंड यहाँ पे ज़्यादा थी केदारनाथ के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ में कम ठंड पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, बद्रीनाथ में केदारनाथ से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको स्वेटर जैकेट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए आपको ये चीज़ कैरी करना तो कंपलसरी है, स्वेटर जैकेट, क्योंकि यहाँ पे ठंड का स्तर बहुत ही ज़्यादा रहता है। और अभी जो है हम बद्रीनाथ के जो एरिया है वहाँ पे घुस चुके थे और मंदिर जस्ट पहुँचने ही वाले थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार के लिए बहुत सारे ट्रक्स वगैरह और जेसीबी वगैरह लगे हुए हैं, और मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सामने वाला दृश्य है जहाँ पे अभी बादल लगे हुए हैं, वहाँ पे हल्की सी सूरज की झलक नज़र आ रही है पहाड़ों के बीच से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर ये दृश्य का लाभ उठाएं, इस दृश्य को देखें, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ऊपर बादल लगे हुए हैं, दोनों साइड पहाड़ है और बीच में जो सूरज की किरण निकल रही है वो एक अलग ही दृश्य बना रही है। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए वो नॉर्मल है, बट हम लोग जो बाहर से घूमने आते हैं या आप भी कहीं कभी जाएंगे घूमने तो आपके लिए वो अनोखा ही रहेगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को कैप्चर किया है। और यहाँ हम पहुँच चुके थे बद्रीनाथ में, सामने मंदिर था और हम यहाँ पे होटल फिक्स कर रहे थे जहाँ पे हम स्टे करते, और फिर हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आगे जाते। यहाँ पे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण होटल्स वगैरह फुल थे, और यहाँ पे आश्रम वगैरह भी हैं, बट यहाँ पे जो है हर चीज़ की ऑनलाइन बुकिंग होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूँ, ऑनलाइन यहाँ पे बुकिंग हो जाती है, तो यहाँ पे आके बात करने से आपको मिल जाएगा, बट ऑनलाइन बुकिंग अगर आप कराएं तो भी सही रहेगा। और यहाँ पे हमने ये होटल लिया था, यहाँ पे 2 रूम्स हमने लिए थे, एक रूम में यहाँ पे 3 बेड थे और दोनों रूम मिला के 6 बेड्स थे टोटल, लेकिन बेड्स के साइज़ बड़े थे बट और ठंड भी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें और ज़रूरत पड़ी नहीं। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में ही दोनों रूम हमें मिल गए थे। हालांकि हमने यहाँ पे एक दिन और एक्स्ट्रा स्टे किया था क्योंकि मेरी दादी और नानी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, जो कि मैं आगे आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बुकिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूम में सामान वगैरह रखने के बाद हम आ चुके थे मंदिर के दर्शन करने। यहाँ पे भीड़ इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, वे 4 धाम नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भीड़ दूसरे जो दर्शन स्थल है वहाँ के मुकाबले ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे हमने खाना पीना खाया था रात में। वहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे एक मिश्रा जी करके एक होटल है, मतलब रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट खाना वहाँ पे आपको मिलेगा। वो जस्ट मंदिर के सामने ही है, तो आप वहाँ पे ज़रूर से जो है जाए, क्योंकि वहाँ का जो नेचर भी बहुत अच्छा है, खाना भी। और अगले दिन सुबह हम उठे थे, हमने यहाँ पे मिश्रा जी के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे चाय वगैरह पी और फिर हम आगे बढ़ चुके थे दर्शन के लिए। और आज हमने यहाँ पे प्लान किया था कि यहाँ पे जो गर्भ कुंड है उसमें स्नान करके और उसके बाद हम दर्शन करेंगे, तो हमने वहाँ पे स्नान वगैरह करके जो है दर्शन वगैरह की। उसके बाद हमने यहाँ पे पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ करवाई, जो हमारे घर परिवार के लिए हमने बेसिकली करवाई थी। और ये जो सामने आप देख सकते हैं यही वो कुंड है, यहाँ पे हमने स्नान किया था और जस्ट यहीं पे जो है पूजा कराई गई थी। और पूजा के बाद हमने यहाँ पे दक्षिणा वगैरह दिया था, आशीर्वाद वगैरह लेके हम आगे निकल गए थे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे देवता जो है वो भ्रमण के लिए निकले हैं। और यहाँ का जो कुंड का पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर आप उस पानी में जाएंगे तो आपके बॉडी में मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट आ जाएगी, क्योंकि
मतलब यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा गर्म है, ये एक चमत्कार ही है। और अभी हम दर्शन के लाइन में लगे हुए थे, हमने यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन लगाया था, माथे पे बद्री विशाल जी का तिलक लगा के हम आगे दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े थे नहा वहा के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देवता जो है, हमने जब दर्शन कर लिया उसके बाद देवता जो है फिर भ्रमण के लिए निकले थे और हमने छू के इन्हें आशीर्वाद लिया और आरती वगैरह ली। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर का दृश्य, और भीड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पे भीड़ होने का एक और कारण है कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो मंदिर तक जाती है, यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ है। तो ये एक मेन रीज़न है। और यहाँ पे जो है हमने बद्री विशाल जी को जो अभिषेक किया जाता है वो पानी यहाँ से निकलता है, जिसे चंद्रामृत के रूप में हमने यहाँ पे लिया था, और ये मंदिर के प्रांगण में आपको मिल जाएगा। और फिर वापस जाके जो है हमने मिश्रा जी के वहाँ पे खाना खाया था। फिर रात में मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी और दादी का तबीयत, नानी का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम उसी होटल में उस रात हमने स्टे किया था। वहाँ पे हालांकि ऑनलाइन उनकी बुकिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने कहा तो उन्होंने होटल एक और दिन के लिए हमें दे दिया, तो हमने वहीं पे स्टे किया, फिर खाना पीना वहीं पे खाया, और फिर अगले दिन हम आगे की ओर निकले थे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपने बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैठे खाना खाया था जब हम मंदिर से निकले थे, और रात का खाना फिर हम यहाँ से पैक करवा के घर लेके गए थे। तो यही यहाँ का सिनेरियो था। और आप कभी भी दर्शन के लिए आए तो यहाँ पे खाना ज़रूर खाएं। और अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा माना गाँव, और माना गाँव हम जाएंगे, जो कि इंडिया का लास्ट गाँव या फिर फर्स्ट गाँव आप कह सकते हैं। और यहाँ रात में वापस से मंदिर के दर्शन करने गए थे, और यहाँ पे हमने रात का खाना जो है वो किया। और मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें। जय बद्री विशाल।